चलिए बेटा, आज की वीडियो जैसा कि आप लोग फिर देख पा रहे हैं कि सेल वन शॉट यूकैरियोट्स पे है और ये आज की पूरी फुल वीडियोस होने वाली है बेटा। बेटा याद रखिए, मैं आशा कर रहा हूँ कि बेटा आपको कल से कुछ ज़्यादा आवाज़ मिल पा रही होगी। कल थोड़ी सी आवाज़ की आपको प्रॉब्लम हुई थी यानी कि पिछले वीडियोस में, लेकिन इस वीडियोस में लगभग लगभग वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो चुकी होगी। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग बेटा यूकैरियोट सेल की बात करते हैं तो ये हमारा बेटा एक यूकैरियोट सेल का पूरा एक इमेज है जिसमें आप देख पा रहे हो बेटा कि यूकैरियोट सेल में एक पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है चारों तरफ से, जो क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट से सेल को, पार्ट को यानी कि सेल के अंदर के प्रोटोप्लाज्म को अलग कर रहा है। दूसरा, उस मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है और उस साइटोप्लाज्म में आपको कई सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मिल जा रहे हैं जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोट्यूब्यूल। और इधर आप देख पा रहे हैं बेटा गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, न्यूक्लियोलस और हमारी न्यूक्लियोलस हमारे जो है न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलता है सेंट्रियोल्स। कई सारे ऑर्गेनल्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इन सभी चीज़ों के बाद बेटा बात आती है, हमने एक इमेज देखी यूकैरियोटिक सेल की, और आपको पता है बेटा कि अगर यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात बेटा कि यूकैरियोटिक सेल में कंपलसरी हमारी क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। बेटा यूकैरियोटिक सेल में हमारी कंपलसरी 3 चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो हमारी सेल्स की बाउंड्री बेटा, जो हमारी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से बनी हो सकती है। किसी किसी सेल्स में बेटा सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती है, जैसे कि हमारी एनिमल्स। अभी हम लोग देखते हैं। दूसरी चीज़ बेटा, उस सेल बाउंड्री के अंदर साइटोप्लाज्म आपको दिख रहा होगा और उस साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा न्यूक्लियस दिख रहा है बेटा, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, जो कि कंट्रोलर आफ्टर सेल है। क्योंकि ये न्यूक्लियस ही है बेटा जो इस पूरे सेल्स में जो फंक्शन होने हैं, इस सेल्स का जो स्ट्रक्चर बनना है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल कौन करता है बेटा? हमारा न्यूक्लियस करता है। क्यों? क्योंकि बेटा न्यूक्लियस के पास जेनेटिक मटेरियल होती है और ये जेनेटिक मटेरियल्स के पास ही हमारे सेल्स के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दोनों इंफॉर्मेशन पाए जाते हैं। देखिए बेटा, अगर देखा जाए एक सीक्वेंस के आधार पे तो हमें किसी भी सेल्स की, यूकैरियोटिक सेल्स की अगर जानकारी लेनी है तो सबसे पहले सेल बाउंड्री पढ़ना चाहिए, फिर साइटोप्लाज्म पढ़ना चाहिए और उसके बाद न्यूक्लियस पढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं जो सीक्वेंस रखूँगा बेटा वो क्या रहेगा, हम पहले साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बेटा, सेल बाउंड्री, और उसके बाद सेल बाउंड्री के पढ़ने के बाद हम लोग इनके सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे और उसी में हम लोग न्यूक्लियस को भी कवर कर लेंगे। ये हमारा सीक्वेंस रहेगा पूरे यूकैरियोटिक सेल्स को पढ़ने। शुरुआत होती है बेटा साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म में देख रहे हो बेटा, यहाँ पे 2 पार्ट दिख रहे हैं। एक H2O वाला पार्ट होता है साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म हमारा बना होता है वो 2 पार्ट से बना होता है, 2 चीज़ों से। एक H2O के पार्ट से बना हुआ है और दूसरा इसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल है। जो H2O वाला यानी कि जो लिक्विड पार्ट है उसको हम लोग साइटोसोल कहते हैं, और जो सॉलिड पार्ट इसमें पाया जाता है इस साइटोप्लाज्म में वो सारा क्या कहलाता है हमारा बेटा, ट्रोपोप्लाज्म कहलाता है। आगे चले, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई है कि साइटोप्लाज्म हमारा क्या होता है बेटा, मेन एरेना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज होता है। साइटोप्लाज्म के पास 2 पार्ट होते हैं, एक साइटोसोल, एक दूसरा ट्राइकोप्लाज्म। साइटोसोल हमारा H2O वाला पार्ट है, ट्रोपोप्लाज्म हमारे क्या है बेटा, सॉलिड वाले पार्ट है। सॉलिड वाले पार्ट में हम लोगों को 2 पार्ट देखने को मिलता है। एक तो लिविंग स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिल जाती है, जिसमें हम लोग बेटा सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं, जिसमें हम लोग एंडोप्लाज्मिक, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ETC की बात करते हैं। साथ में हम क्या देखते हैं बेटा, कुछ हमारे ड्यूटियोप्लाज्म यानी कि बेटा इस ट्रोपोप्लाज्म में कुछ सॉलिड पार्टिकल्स लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं और कुछ सॉलिड पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं। जो सॉलिड पार्ट लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम लोग सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, जो सॉलिड पार्ट हमारे नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम लोग ड्यूटोप्लाज्म कहते हैं। हम लोगों ने देखा क्या कि जो लिविंग स्ट्रक्चर है वो क्या है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और ETC है। जबकि अगर हम लोग बेटा नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ड्यूटियोप्लाज्म की बात करें तो ये बेटा हमारे मेडअप होते हैं किससे, स्टोर्ड फूड से, secretory substance like minerals, sugars, amino acid, vitamins, proteins and अब बात आती है बेटा कि ये जिन चीज़ों से बन रहे हैं
इन जिन चीज़ों से क्या कर रहे हैं बेटा, बन रहे हैं। ये क्या करते हैं, स्टोर्ड पार्टिकल्स होते हैं, और वही पार्टिकल्स क्या करते हैं, हमारी ड्यूटेरोप्लाज्म कहलाते हैं, ड्यूटेरोप्लाज्म कहलाएंगे। आगे चलते हैं बेटा, हमारा एक पूरा रिव्यू है किसका, प्लांट सेल का और एनिमल सेल्स का। इसमें बेटा आप देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल्स में बहुत ही अंतर दिख रही है। जैसे यहाँ पे देखिए बेटा, इसके जो वैक्यूल्स हैं वो बहुत ही लार्ज हैं, जबकि हमारे एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल्स होता है वो बेटा बहुत ही या तो छोटा होगा या तो बेटा नेग्लेजिबल होता है। यहाँ पे देखिए ये वैक्यूल्स दिखाया गया है, लेकिन बहुत ही छोटा वैक्यूल्स दिखाया गया है यहाँ पे। ऐसे ही बेटा आप क्या देख पा रहे हैं, इस प्लांट सेल की जो न्यूक्लियस है वो बेटा ऐसे थोड़ी सी किनारे साइड में चली गई है, क्योंकि इसका वैक्यूल्स इतना बड़ा है कि वो 50 से 90% ऑफ स्पेस सेल्स का वो खुद ही कवर कर लेता है, जबकि इनकी जो न्यूक्लियस है वो बेटा सेंट्रली लोकलाइज्ड है। ऐसे ही और भी हम कई सारे इसमें क्या देखते हैं बेटा, डिफरेंसेस देखते हैं। जैसे आप सेल वॉल इसमें देख रहे हो, एक जो बाउंड्री बनी है वो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से दोनों से बनी हुई है, यानी कि सेल वॉल भी प्रेजेंट है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे आपको एनिमल सेल में सेल वॉल कहीं पे देखने को नहीं मिलता बेटा। आगे देखते हैं अगर हम लोग, तो क्या देखते हैं बेटा कि इसमें एक क्लोरोप्लास्ट नाम का क्या है, ऑर्गेनल्स है हमारे प्लांट सेल में, जबकि हमारे एनिमल्स में ये क्लोरोप्लास्ट नाम का सेल्स होता नहीं है, ऑर्गेनल्स इस सेल में। वजह क्या होती है बेटा, प्लांट में बेटा हमें प्लांट के फ्लावर को, लीफ को कलर प्रोवाइड करनी होती है, तो इसके पास प्लास्टिड पाए जाते हैं, और ये एक ऐसा प्लास्टिड है जिसके पास बेटा क्लोरोफिल पिगमेंट पाई जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यानी कि इन दोनों के अगर डिफरेंसेस की बात करें बेटा, तो कुछ डिफरेंसेस हमारे एक साथ दिए हुए हैं। जैसे सेल वॉल हमारे प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो बेटा दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। सेल शेप की बात करें तो याद रखिएगा बेटा, हमारे सेल के, प्लांट सेल की जो सेल की साइज होती है या शेप होती है वो बेटा हमारी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। साइज बड़ी हो सकती है लेकिन जो शेप होगा वो बेटा क्या होगा, फिक्स्ड होगा। जबकि एनिमल सेल में शेप बेटा क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने WBC में देखा था, एमोबाइडल इन्वेंशन। ऐसे ही हमारी प्लास्टिड की बात करें तो बेटा प्लांट सेल में पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है। ये तो हो गई हमारे बेटा किसको लेके, सेल, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के डिफरेंस को लेकर। आगे चलते हैं बेटा, अब हमारी आती है, अब हम लोगों ने साइटोप्लाज्म पढ़ लिया, एनिमल्स और प्लांट सेल्स जो दोनों के दोनों ही सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इनके डिफरेंसेस पढ़ लिए। आगे चलते हैं बेटा हम लोग अब सेल्स की बाउंड्री को लेके पढ़ते हैं। किसको लेके पढ़ते हैं बेटा, सेल की बाउंड्री, यानी कि सेल की बाउंड्री की बात करें तो बेटा किसकी बात हम कर रहे हैं, सेल वॉल की। मैंने पहले ही बोला था बेटा, कुछ सेल्स हैं जिनके पास सेल्स वॉल पाई जाती है, कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती है। तो जिनके पास पाई जाती है उसमें हमारा बेटा एक बैक्टीरिया सेल भी है जिनके पास सेल वॉल होती है। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिएगा, जिन ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल पाई जाती है वो ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल बेटा अलग अलग चीज़ों से बनी होती है। जैसे कि बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है वो बेटा हमारी पेप्टाइडोग्लाइकेन्स की बनी होती है, जो कि हमारे होते हैं प्रोटीन प्लस नॉन सेल्यूलर कार्बोहाइड्रेट। जबकि बेटा वहीं पे हमारे प्रोटिस्टा जितने होते हैं, प्रोटिस्टा में भी सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन इनमें जो सेल वॉल बनी होती है वो बेटा सेलुलोज या सिलिका की बनी होती है, जैसे कि हम लोग डायटम्स या डायनोफ्लैगेलेट्स में देखते हैं। जबकि हमारे बेटा अगर तीसरी बात करें इस ऑर्गेनिज्म की, फंगाई, जो हमारी फंगाई होती है यानी कि फंगल सेल वॉल जो देखने को मिलता है बेटा, वो बहुत ही अलग होता है हमारे प्लांट सेल के सेल वॉल से। और इसीलिए हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी पढ़ा है। हम आगे बायोडाइवर्सिटी में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि इसका जो सेल वॉल था वो अलग होने की वजह से बाद में हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लेके आना पड़ा और फंजाई को अलग करना पड़ा। तो जो फंजाई हमारे ऑर्गेनिज्म है उसका जो सेल वॉल होता है यानी कि फंगल सेल वॉल जो होते हैं वो बेटा हमारे काइटिन के बने होते हैं, जो कि फंगल सेलुलोज और डेरिवेटिव्स ऑफ ग्लूकोसामाइन्स होते हैं, जो कि डेरिवेटिव्स किसके होते हैं, ग्लूकोसामाइन्स के। जबकि अगर एल्गी की बात करें, जो हमारी एल्गी होती है, जो सबसे हमारी लोअर प्लांट बॉडी है यानी कि लोअर प्लांट में आती है, इसमें बेटा अगर देखा जाए तो सेलुलोज के बने हो सकते हैं, ग्लैक्टेंस के बने हो सकते हैं, मेनेंस के बने हो सकते हैं, पेक्टोज के बने हो सकते हैं, मिनरल्स के भी बने हो सकते हैं, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। इन सभी चीज़ों के सेल वॉल जो है हमारे एल्गल यानी कि एल्गी वाले प्लांट में देखने को
मिल जाते हैं या उनके थैलस में देखने को मिल जाते हैं बेटा। अगर हम बात करें बेटा किसको, प्लांट के सेल वॉल की, तो प्लांट में बेटा हमारे जो सेल वॉल बने होते हैं वो हमारे कई चीज़ों से मिलकर बने हो सकते हैं। सेलुलोज हो सकता है, हेमिसेलुलोज का बना हो सकता है, पेक्टिन के बने हो सकते हैं बेटा, लिग्निन का बना हो सकता है हमारा, और इस तरह से सुबेरिन का डिपोजिशन भी देखते हैं बेटा हम लोग, प्रोटीन्स के भी बने हो सकते हैं। तो ये सेल वॉल के बनने के हमारे क्या बोलते हैं कंपोनेंट हो सकते हैं प्लांट सेल वॉल को बनाने के लिए। तो आप क्या देख रहे हो बेटा, हर ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग जो सेल वॉल के आप देख रहे हो बेटा कंपोजिशन है उसको बनाने के लिए। बैक्टीरिया सेल को बनाने के लिए पेप्टाइडोग्लाइकन की जरूरत है, प्रोटिस्टोम को बनाने के लिए सिलिका या सेलुलोज की जरूरत है, फंजाई के सेल वॉल को बनाने के लिए काइटिन चाहिए, हमारे एल्गी के सेल वॉल को बनाने के लिए सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैंगनीज चाहिए, जबकि प्लांट सेल को बनाने के लिए बेटा सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन और प्रोटीन्स के भी बन सकते हैं। सेल्स जो बनते हैं बेटा उसमें हमारे देख सकते हैं आप कुछ ये स्ट्रक्चर है जिसमें हमारी क्या होती है बेटा माइक्रोफाइब्रिल्स होती हैं, और वो माइक्रोफाइब्रिल्स एक दूसरे के साथ ऐसे जैसे हमारे आप देख सकते हैं एक फ्रेम बनाती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा उंगली है और इस उंगली में से एक उंगली को दूसरी उंगली से अगर हम लोग ऐसे फंसा दें तो आप देख रहे हो कि एक फ्रेम स्ट्रक्चर बन जा रहा है। ऐसे ही बेटा हमारी माइक्रोफाइब्रिल्स होती हैं और ये एक दूसरे में फंसी होती हैं, और हेमिसेलुलोज होते हैं, पेक्टिन्स होती है, पेक्टिन्स फाइबर्स के रूप में होती है, और ये इस तरह से एक दूसरे से मिलके हमारी क्या करते हैं बेटा पूरा सेल वॉल बनाते हैं, जिसमें हम लोग 3 पार्ट देखते हैं, मिडल लैमिना, प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये मिडिल लैमिना, ये प्राइमरी सेल वॉल। तो ये जो प्राइमरी सेल वॉल है आप ये देख पा रहे हैं बेटा, यहाँ पे क्या है हमारी सेलुलोज की माइक्रोफाइब्रिल है, और वो सेलुलोज की माइक्रोफाइब्रिल्स क्या कर रही है आपस में जुड़ रही है और उससे क्या हो रहा है फ्रेम तैयार हो रहा है। जबकि अगर सेल वॉल के फंक्शन की बात करें बेटा तो यहाँ पे हमारे कुछ फंक्शन दिए हुए हैं, जैसे कि 5 फंक्शन है। पहला डेफिनेट शेप टू द सेल, हमारे सेल्स को शेप देने का काम करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है बेटा, प्रोटेक्ट करती है इनर सेल कंपोनेंट से। जबकि बेटा बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमॉलिक्यूल, किसी भी बड़े माइक्रोमॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर बेटा जाने से रोकती है। साइट फॉर मेनी एंजाइमेटिक सिलेक्टिव क्या है बेटा साइट फॉर मेनी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को लेकर, यानी कि ये हमारी क्या है बेटा कई सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज का साइट भी माना जाता है। अगला हमारा सेल बाउंड्री में बेटा जो अगला पार्ट है वो क्या है बेटा हमारा सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सबसे पहली बात बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेके है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है बेटा हमारी सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का मतलब क्या है, सेमी परमिएबल का मतलब ये है बेटा कि ये हर एक मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करती है। सेमी परमिएबल लिखिए, या यहाँ पे बहुत एक सुटेबल एक वर्ड है बेटा सेलेक्टिव परमिएबल। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ पे आप लिख लीजिएगा सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन सेपरेटिंग इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ सेल। सेल्स के इनसाइड को आउटसाइड से जो सेपरेट करती है एक सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, वही कहलाती है बेटा हमारी क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आप देखिए स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको मे भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक पार्ट नीचे है एक पार्ट ऊपर है और उसमें कुछ बीच में क्या है ऐसे धंसे हुए पार्ट दिख रहे हैं। एक्चुअली है क्या बेटा, ये हमारे ऊपर और नीचे जो है वो हमारे फास्फो लिपिड के बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर जिसे हम कहते हैं, और उस लिपिड बाइलेयर में हमारी क्या है बेटा प्रोटीन इम्बेडेड है। अगर हम लोग बेटा इनके फंक्शन की बात करें तो ये करते क्या है बेटा अलाउ करते हैं एक्सचेंज ऑफ सेलेक्टिव सबस्टेंस। जितने भी सेलेक्टिव सबस्टेंस होते हैं उनको क्या करते हैं बेटा अलाउ करते हैं सेल के अंदर जाने के लिए और सेल से बाहर आने के लिए। दूसरा क्या करते हैं बेटा प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी शॉक से या किसी भी इंजरी से। तीसरी अगर बात करें तो बेटा हम क्या देख रहे हैं अलाउ, क्लियर नहीं हो रहा है, एक मिनट बेटा मैं इसको क्लियर करता हूँ ठीक है आपके लिए, क्योंकि लिखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको।
चलो अब मोस्टली क्लियर हो चुकी है। अलाउ इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन द मेम्ब्रेन से बेटा ये क्या करते हैं, इंटरेक्शन करवाते हैं मॉलिक्यूल्स के विद इन द मेम्ब्रेन। अलाउ सिक्रीशन सेल ग्रोथ एंड डिवीजन, ये क्या करते हैं बेटा, सिक्रीशन करवाते हैं, सेल ग्रोथ में मदद करते हैं और बेटा डिवीजन में भी हेल्प करते हैं। अलाउ एक्सीलेंट पैसिव ट्रांसपोर्ट, बेटा किसी भी मॉलिक्यूल्स का सेल के अंदर जाना और सेल से बाहर आना, वो बेटा डिपेंडेंसी देती है बेटा कंसंट्रेशन पे। अगर कंसंट्रेशन की वजह से जा रहा है तो बेटा वो हमारा क्या करता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये हमारे बेटा एनर्जी डिपेंडेंट देखने को मिलता है। जबकि हम बेटा क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये हमारी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ हम क्या देख पा रहे हैं बेटा, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर देख पा रहे हैं। इन दोनों फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर में आप देख रहे हो बीच बीच में ऐसी क्या होती है हमारी बेटा, प्रोटीन्स एम्बेडेड होती हैं। इन प्रोटीन्स में आप जो किनारे किनारे प्रोटीन्स होते हैं उनको पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं, जो बीच में होती है बेटा उनको हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन्स में कुछ चैनल प्रोटीन्स होती हैं, कुछ कैरियर प्रोटीन्स देखने को मिलती है। साथ में ऊपर हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, ग्लाइको प्रोटीन्स भी हम लोग कुछ देखते हैं। और उस ग्लाइको प्रोटीन्स ऊपर हम क्या देखते हैं बेटा, वो जो ग्लाइको प्रोटीन्स है उसमें हम क्या देखते हैं, प्रोटीन्स के ऊपर कार्बोहाइड्रेट पार्ट देखने को मिलते हैं। आगे बात आती है बेटा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे बेटा हमें ऑस्मोसिस भी पढ़ना होता है। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस इन व्हिच वाटर मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ लेस कंसंट्रेशन टू द मोर कंसंट्रेशन ट्रेड सोल्यूशन। यहाँ हम क्या देखते हैं, देखिए बेटा आप एक चीज देख रहे हो कि हाँ ठीक है, आप एक चीज़ यहाँ देख रहे हो बेटा, ये हमारी शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे शुगर के मॉलिक्यूल्स जाते हैं, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स जाते हैं। तो हम क्या देखते हैं बेटा, यहाँ पे लेस कंसंट्रेशन है किसका, सल्यूट का, जबकि यहाँ पे हमारा हाई कंसंट्रेशन है किसका बेटा, सल्यूट का। देखिए होता क्या है, किसी भी सोल्यूशन की अगर बात करें बेटा, तो एक सोल्यूशन बनाने के लिए बेटा हमें सल्यूट और सॉल्वेंट दो चीज़ों की जरूरत है। सल्यूट हमारे बेटा जैसे शुगर मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारे सल्यूट है, सॉल्वेंट की अगर बात करें तो बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं बेटा, एक सोल्यूशन। अगर हम लोग कंसंट्रेशन की बात करें बेटा, तो यहाँ पे देखिए आप सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, सल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो हम कहते हैं बेटा कि लेस कंसंट्रेशन सोल्यूशन से मोर कंसंट्रेशन सोल्यूशन की तरफ ये मूव करते हैं। जबकि आप ऐसे याद रख सकते हैं बेटा, जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ से वाटर लेस कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की तरफ भागेंगे, ठीक है, या जाएंगे। क्यों ऐसा होगा, देखिए आप यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, यहाँ पे सल्यूट कम थे, तो वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से अपने लेस कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। जबकि अगर सोल्यूशन की बात करें बेटा, तो ये कंसंट्रेशन सोल्यूशन ज़्यादा है क्योंकि इसमें सल्यूट ज़्यादा हैं, और ये हमारा क्या है, लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो वही चीज़ें लिख रहा है बेटा, देखो लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब यानी कि मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, यानी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेटा वाटर होगा और साल्ट इसमें कम होगा, लेस कंसंट्रेशन सोल्यूशन में। जबकि मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में आप देखेंगे बेटा ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट होगा, वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो याद रखिएगा, आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वो अपनी वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा जानेंगे, उससे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करता है थ्रू द फ्री परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये भी एक डेफिनेशन हमारे हिस्ट्री का आगे चलते हैं बेटा। ऑस्मोसिस पढ़ने के बाद हमें टोनिसिटी पढ़नी होती है, क्योंकि बेटा यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर की हम लोग ग्रेडियंट की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोनिसिटी इज अ मेजर ऑफ इफेक्टिव ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट, द वाटर पोटेंशियल ऑफ द टू सॉल्यूशंस सेपरेटेड बाय ए पार्शली मेम्ब्रेन परमेबल सेल मेम्ब्रेन। किसी सेलेक्टिव परमेबल या सेमी परमेबल
मेम्ब्रेन से किसी भी वाटर पोटेंशियल के टू सोल्यूशन को सेपरेट करने के बाद जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है, उस प्रेशर ग्रेडियंट को, ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट को मेज़र करना इफेक्टिवली जो हमारी, वही क्या कहलाती है बेटा, टॉनिसिटी कहलाती है। टॉनिसिटी डिपेंड अपॉन द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सिलेक्टिव membrane impermeable solute across a cell membrane which determines the direction and extent of osmotic flux। याद रखिए बेटा, जो टॉनिसिटी होती है वो बेटा डिपेंड करती है किस पे बेटा, रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सिलेक्टिव मेम्ब्रेन इम्परमेबल सल्यूट, यानी कि जो सल्यूट हमारे बेटा परमेबल मेम्ब्रेन से नहीं जा सकते एक तरफ से दूसरी तरफ, उन्हीं पर ये क्या करती है बेटा, टॉनिसिटी हमारी डिपेंड करती है। टॉनिसिटी को समझने के लिए बेटा यहाँ पे एक हम लोग इमेज देखेंगे। यहाँ पे आप याद रखिएगा बेटा कि एक सेल है, उस सेल्स को हम लोग बेटा क्या करेंगे, अलग अलग सोल्यूशन में थ्रू उसका देखेंगे। यहाँ पे आप देखिए बेटा एक सोल्यूशन लिया है हमने, जो सोल्यूशन जो है बेटा हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब ये है बेटा, आप ये देखो अंदर सेल के वाटर का कंसंट्रेशन कैसा है, ज़्यादा, जबकि बाहर का वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो, आपको जो वाटर का कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा वो बाहर ज़्यादा मिलेगा, जबकि अंदर आपको सेल के उसका कंसंट्रेशन कम मिलेगा। ऐसे कंडीशन में बेटा बाहर साल्ट कंसंट्रेशन बहुत कम होगा, क्योंकि वाटर कंसंट्रेशन बाहर क्या है बेटा, ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में वाटर बाहर ज़्यादा है, सेल हमारा है, तो सेल के हमारे पास बेटा क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सीधी सीधी बात याद रखिए बेटा, ऑस्मोसिस को हमने डिफाइन किया है कि व्हेन अ वाटर मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। उसी तरह से हम लोग टॉनिसिटी को भी देखते हैं कि जहाँ पे बेटा वाटर का कंसंट्रेशन हाई होगा, उस कंडीशन से जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा वहाँ की तरफ वाटर हमेशा क्या करेगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से मूव करेगा। तो इस सोल्यूशन में क्या देख रहे हो बेटा, यहाँ पे बाहर तो वाटर ज़्यादा है लेकिन सल्यूट क्या है बेटा, कम है। जबकि आप सेल के अंदर देख रहे हो तो सल्यूट ज़्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल्स कम है। अब इस कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जाते हैं तो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बेटा क्या करेंगे, मूव करेंगे, और जिसकी वजह से ये जो सेल्स होगा, ये सेल क्या कर जाएगा बेटा, स्वेल कर जाएगा। जबकि अगर हम किसी सेल्स को बेटा आइसोटोनिक सोल्यूशन में रख दें, आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब ये है बेटा कि जितना हमारा बाहर वाटर का कंसंट्रेशन है, जितना हमारा सेल के अंदर भी वाटर का कंसंट्रेशन है, या हम कहें जितना बाहर सल्यूट का कंसंट्रेशन है उतना सेल के अंदर भी हमारे सल्यूट का कंसंट्रेशन है, साल्ट का कंसंट्रेशन है। तो बेटा इस कंडीशन में हमारे जितना पानी अंदर जाएगा उतना पानी क्या हो जाएगा बेटा, हमारा बाहर आ जाएगा। दूसरी चीज़ क्या देखते हैं बेटा, हमारी हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब बेटा यहाँ पे साल्ट का कंसंट्रेशन बाहर सोल्यूशन में ज़्यादा होगा, जबकि अंदर देखिए आप हमारे साल्ट का कंसंट्रेशन सेल के अंदर बहुत कम है। यानी कि सेल के अंदर बेटा वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ क्योंकि वहाँ पे साल्ट का कंसंट्रेशन बहुत कम है एज कम्पेयर टू आउटसाइड का रीजन। तो इस कंडीशन में होता क्या है बेटा, वाटर ज़्यादा है अंदर, साल्ट कम है, जबकि बाहर वाला पार्ट जो इन्वायरमेंट का है उसमें क्या है बेटा, साल्ट कम है, सॉरी वाटर कम है, साल्ट ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में हमारा जो वाटर होता है वो सेल से बाहर आने लगता है, क्योंकि अंदर सेल की वाटर ज़्यादा था, बाहर कम था, क्योंकि बाहर साल्ट ज़्यादा है, वाटर कम है, क्योंकि तो इसलिए बेटा यहाँ पे सेल्स क्या करते हैं, अपने वाटर का बाहर क्या कर देते हैं, एक्स ऑस्मोसिस कर देते हैं। यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे आप देखते हैं एंड ऑस्मोसिस हुआ, यहाँ पे वाटर अंदर गया था, यहाँ पे बेटा वाटर क्या हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। वजह क्या है, यहाँ पे सल्यूट कंसंट्रेशन यानी कि साल्ट का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा था, जबकि बाहर इन्वायरमेंट में बीकर में जो पानी रखी थी वहाँ पे साल्ट का कंसंट्रेशन कम था। तो यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है बाहर और
वाटर का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो बाहर से हमारी वाटर कहाँ गए, अंदर गए। जबकि इनमें क्या है बेटा कि यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा है, जबकि बाहर के इन्वायरमेंट में वाटर का कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि वहाँ पे साल्ट का कंसंट्रेशन बहुत अधिक देखा गया है। तो इसलिए यहाँ पे बेटा सेल से बाहर होते हुए हमको पानी दिखाई देती है। इन दोनों ही एक्टिविटीज़ को आप ऐसे कर सकते हैं बेटा, एक दिन आप लीजिए क्या चने, और उस चने को बेटा नॉर्मल पानी में आप रात में भिगो दीजिए। उस चने को जैसे ही आप नॉर्मल पानी में रात को भिगोएंगे तो वो चना आपको सुबह तक एकदम से क्या होगा बेटा, स्वेल दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि बाहर पानी ज़्यादा था, उस समय हमारे चने के अंदर पानी कम था। लेकिन अब जो फूला हुआ चना है उसमें बेटा पानी पर्याप्त मात्रा में भर चुका है। अब इस कंडीशन में आप क्या करिए, उस फूले हुए चने को एक पानी का गिलास लीजिए, उसमें बहुत सारा नमक घोल दीजिए और उस चने को उसमें डाल दीजिए 3-4 घंटे के बाद। आप देखेंगे कि जो पहले चना पूरी तरह से फूला हुआ था वो धीरे धीरे क्या होगा बेटा, अपने जो शेप है उसको श्रिंक करेगा, यानी कि जितना पहले फूला हुआ था नॉर्मल पानी में, अब वो साल्टेड वाले वाटर में हल्का सा क्या कर जाएगा बेटा, श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि सेम कंडीशन वहाँ पे चलेगी। जब आपने नॉर्मल पानी में डाला था तो बाहर पानी ज़्यादा था, अंदर सेल के यानी कि चने के अंदर पानी कम था, तो वहाँ पे बाहर से पानी अंदर चले गया। जबकि जो दूसरा मैंने एक्टिविटी आपको बताया कि आप क्या करें बेटा, उसी चने को, जो फूला हुआ चना है, उस फूले हुए चने को बेटा ऐसे पानी में डाल दें जिसमें नमक हम क्या करते हैं बहुत ज़्यादा घोल। उसमें आप देखेंगे थोड़ी देर बाद कि जो चना है यानी कि जो ग्राम है वो क्या होगा बेटा, हमारा धीरे धीरे श्रिंक करेगा। तो वो कंडीशन ये होगी जहाँ पे बेटा एक्स ऑस्मोसिस चलेगी, यहाँ पे एंड ऑस्मोसिस, इसको एक्स ऑस्मोसिस, यानी कि हाइपोटोनिक में हमेशा एंड ऑस्मोसिस चलता है, जबकि हाइपरटोनिक में बेटा हमेशा एक्स ऑस्मोसिस चलते हैं। बाउंड्री पढ़ने के बाद बेटा हम लोग सेल मेम्ब्रेन के अंदर जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे एक सिस्टम चलता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या है बेटा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है बेटा, ऑर्गेन्स देयर फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स आर कंसीडर्ड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, यानी कि कुछ ऑर्गेनल्स हमारे होते हैं बेटा सेल के अंदर जो क्या करते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं। कोऑर्डिनेशन में वर्क करने का मतलब क्या है बेटा, एक ऑर्गेनल्स कुछ काम करेगा दूसरे ऑर्गेनल्स को देगा, दूसरा ऑर्गेनल्स कुछ काम करेगा तीसरे ऑर्गेनल्स को देगा। इस कंडीशन में होता क्या है बेटा कि एक ऑर्गेनल्स दूसरे ऑर्गेनल्स पे अपनी डिपेंडेंसी दिखाता है और कोऑर्डिनेट करता है एक दूसरे से। इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो हमारे ऑर्गेनल्स इंक्लूड है बेटा वो 4 ऑर्गेनल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्गी कॉम्प्लेक्स और हमारा तीसरा लाइसोसोम एंड चौथा हमारा क्या है बेटा, वैक्यूल्स है। आइए देखते हैं बेटा ये कैसे अपना वर्क करते हैं कोऑर्डिनेशन में, जिसको हम लोग बेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। यानी कि ये चारों ऑर्गेनल्स एक साथ बेटा एक काम करने वाले हैं, और वो काम क्या है बेटा, किसी भी प्रोटीन्स को बनाना या कुछ भी और करना। यहाँ पे देखिए बेटा एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, यहाँ पे लाइसोसोम का फॉर्मेशन ऐसे होता है, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये बेटा आपका न्यूक्लियस है, ये हमारा पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है बेटा, एक प्रोटीन्स को फॉर्म कर रहा है। एक प्रोटीन वेसिकल्स को फॉर्म करने के बाद इसको बेटा गॉल्जी बॉडी की तरफ भेज देता है। गॉल्जी बॉडी अपनी एक तरफ से बेटा जो इसके इंटरिंग फेज है उस इंटरिंग फेज से इसको एंटर कर रही है और बाहर क्या कर दे रही है, बाहर कर दे रही है बेटा। अब यहाँ पे आप क्या देखते हैं बेटा कि जब ये प्रोटीन हमारी इस इन गॉल्जी बॉडी से होके इनके सिस्टर्नी से होके बाहर आता है, उस बीच में बेटा इस प्रोटीन्स में बहुत सारा क्या भर दिया जाता है, एसिड भर दिया जाता है, जिसको हम लोग हाइड्रोलाइटिक क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं या एंजाइम कहते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो इनके अंदर भरा जा रहा है इस प्रोटीन के अंदर, उस प्रोटीन्स के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या हाइड्रोलेज एंजाइम भरने की वजह से ये कैसा हो जाता है बेटा, बहुत ही एसिडिक हो जाता है, और इस तरह से हो जाता है कि ये हमारा वेसिकल बिकम लाइसोसोम, और वही कहलाने लगता है बेटा हमारा क्या, लाइसोसोम, जो कि बाद में हमारा सोसाइटल आपका सेल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम समझा, जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना रही है, उस प्रोटीन की पैकेजिंग हमारी गोल्गी एपर्टस कर रही है, और उसके बाद गोल्गी एपर्टस के बाद हमारे लाइसोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इसी तरह से बेटा हमारे वैक्यूल्स का भी फॉर्मेशन होता है, वो कैसे करते हैं देखिए। यहाँ पे होता क्या बेटा कि जो
हमारी ऐसे यहाँ से कुछ वेसिकल्स बनेंगी और वो वेसिकल्स बाहर आएंगी। तो वो वेसिकल्स क्या करती है बेटा, स्टोरेज करती हैं और स्टोरेज करके बेटा रखती। ऐसी तरह हमारे बेटा उसी साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर डबल न्यूक्लियस बाउंड मेजर सेल ऑर्गेनल से सबसे बड़ा सेल, यानी कि मेजर सेल ऑर्गेनल सबसे बड़ा नहीं कह सकते, मेजर सेल ऑर्गेनल दैट कैरीज ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो कि क्या करता है बेटा, सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ह्यूमन आरबीसी एंड प्लांट्स विद लैक न्यूक्लियस, याद रखिए बेटा। प्लांट के सीड सेल और हमारे आरबीसी हमारी जो है वो बेटा क्या करती है, न्यूक्लियस को अपने पास उनके पास नहीं पाई जाती है। लेकिन याद रखिएगा जो ह्यूमन आरबीसी है बेटा, वो अगर न्यूली जो ह्यूमन आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस होती है, धीरे धीरे वो क्या कर जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं। यानी कि यंग आरबीसी में हमको सिर्फ न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है, जबकि न्यू आरबीसी में हमको न्यूक्लियस देखने को मिल जाता है। न्यूक्लियस की बात करें बेटा तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में बेटा हमारी क्या है, एक राइबोसोमल फैक्ट्री होती है जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। साथ में हमारा बेटा न्यूक्लियस के अंदर भी बेटा क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म की तरह लिक्विड भरा होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और उसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। लेकिन जब सेल डिवाइड करता है तो यही बेटा क्या हो जाता है, हमारे क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि न्यूक्लियर इन्वेलप का मतलब हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फंक्शन की बात करें तो बेटा वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए दैट इज डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, जिनका कार्य क्या होता है बेटा, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन में मदद करता है। कंटेन्स इंफॉर्मेशन नीडेड टू फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेलुलर फंक्शन। ये क्या करते हैं बेटा, ऐसी इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं तो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और हमारे बेटा सेलुलर फंक्शन के लिए क्या होती है, इम्पोर्टेंट होती है। आगे चले बेटा, ये हमारी पूरी क्या है, न्यूक्लियस की आप इमेजेस देख सकते हो, जिसमें हम लोग ये पूरा न्यूक्लियस आप देख सकते हो। इसमें क्या है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमेटिन है और न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है। जब बेटा हमारी सेल डिवाइडिंग फेज में होती है तो कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स के रूप में हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है। ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ये होता क्या है बेटा, देखिए ये हमारे डीएनए और जीन से बने होते हैं। जो हमारा डीएनए होता है बेटा, उसमें बेटा फंक्शनल पार्ट जो होते हैं वो हमारे जीन्स होते हैं। जो नॉन फंक्शनल पार्ट होते हैं उनको हम लोग जीन्स नहीं कहते हैं। ये डीएनए क्या करता है बेटा, कंडेंस होता है। तो पहले जो क्या होता है बेटा, जो डीएनए होते हैं वो न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। न्यूक्लियोसोम बनाने के बाद ये क्रोमेटिन थ्रेड बनाएंगे। उसमें होता क्या है, सुन लीजिए बेटा, जो हमारी डीएनए होती है वो डीएनए क्या करती है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कॉइल्ड होती है। यही याद तो नहीं पड़ा बेटा, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ये हमारा पार्ट क्लास 12 में आता है तो वहाँ पढ़ेंगे। बस आप इतना जान लीजिए बेटा कि जो डीएनए होती है वो कॉइल्ड होती है, कंडेंस होती है, और कंडेंस होकर क्या कर देती है बेटा, हमारे क्रोमेटिन थ्रेड बनाती है। क्रोमेटिन थ्रेड के बाद वो क्या करती है बेटा, हमारे क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा, आगे हम लोग जब आते हैं तो बेटा हमारा अगला ऑर्गेनल्स आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप देख रहे हो बेटा, नेटवर्क ऑफ स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर डिवाइडेड इन स्पेस इनसाइड सेल्स इनटू टू पार्ट्स, luminal एंड एक्स्ट्रा divide the space into inside cells into two parts, luminal inside endoplasmic reticulum and extraluminal। हम क्या देखते हैं बेटा कि इसमें जो हमारी स्पेस है इनसाइड द सेल्स, उसको दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो हमारे इंडोप्लाज्मिक के अंदर वाला पार्ट इनसाइड द इंडोप्लाज्मिक रेटिकल, जिसको हम लोग लुमिनल पार्ट कहते हैं, जबकि एक्स्ट्रा लुमिनल यानी कि बेटा इससे बाहर वाला पार्ट जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म कहते हैं। यानी कि आप ये ऐसे समझ सकते हो यहाँ से बेटा कि लुमिनल एंड नॉन लुमिनल क्या है। ये रहा बेटा, अगर ये जैसे मान लो यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो पार्ट है हमारा जो प्रेजेंट है उसको हम लोग लुमिनल कह रहे हैं, और उसके बाहर जो ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है वो हमारा नॉन लुमिनल है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और भी कुछ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन के बाद ये तो हमारा न्यूक्लियस है बेटा।
आगे हम एंडोप्लाज्मिक। यहाँ पे बेटा देखते हैं क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमको दो टाइप्स के देखने को मिलते हैं। एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे होते हैं जो हमारे न्यूक्लियस से नज़दीक होते हैं, वो बेटा हमारे क्या होते हैं, फ्लैट फॉर्म में होते हैं। जबकि एक हमारे क्या होते हैं बेटा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। तो ये दो तरह के हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। तो जो फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं उनको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं उसको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। लेकिन इन्हें क्यों रफ और क्यों स्मूथ कहा जाता है, ये भी बात हमें पढ़ना है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये फ्लैट है तो इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन इनका एक बहुत बड़ा कारण है रफ और स्मूथ होने का। बेटा इनके पास जो रफ वाले हैं इनके ऊपर बेटा राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि स्मूथ वाले के पास राइबोसोम नहीं होते हैं। तो इसलिए जब राइबोसोम्स प्रेजेंट है जिनमें, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है वो क्या है बेटा, हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा। फंक्शन की बात करें बेटा तो SIR हेल्प इन द लिपिड सिंथेसिस, दूसरा बेटा प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेगा, तीसरा बेटा हमारा क्या करता है, प्रोटीन फोल्डिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गोल्गी अपैरेटस। ये क्या करते हैं बेटा कि जो प्रोटीन्स बनती है उसको बेटा एक जगह से दूसरे जगह पे भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं गोल्गी अपैरेटस। आगे चलते हैं बेटा, हमारी बात आती है किसको लेके, गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस आपको डिस्कवरी ऑफ कॉम्बिनो गोल्गी, इसका नाम मिला बेटा हम लोगों को गोल्गी अपैरेटस। स्ट्रक्चर की बात करें बेटा तो ये गोल्गी अपैरेटस हमारे बने होते हैं सिस्टर्नी से, सिस्टर्नी और अरेज पैरेलल, और ये सिस्टर्नी बेटा आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 सिस्टर्नी, और ये सारे सिस्टर्नी एक दूसरे से पैरेलली अरेंज, जिसमें बेटा दो फेसेस होते हैं, एक सिस फेस और दूसरा क्या होता है बेटा हमारा ट्रांस फेस। जो सिस फेस होता है वो क्या है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिसीव सेक्रेटरी मटेरियल वेसिकल, जबकि ट्रांस फेस होता है बेटा फेसेस न्यूक्लियर दैट रिलीज रिसीव मटेरियल इन द सेल्स। यानी कि बेटा यहाँ पे क्या है, ये वाला पार्ट आप यहाँ पे समझ पाएंगे बेटा। ये देखिए, ये पार्ट है बेटा हमारा कॉन्वेक्स वाला पार्ट सिस फेस, और ये पार्ट है हमारा बेटा आपका कॉनकेव वाला पार्ट ट्रांस फेस। यहाँ पे होता क्या है, आप देख रहे हो बेटा, ये कॉन्वेक्स वाली जो पार्ट है ये हमारी होती है ट्रांजिशन वेसिकल्स, यानी कि प्रॉक्सिमल टू द न्यूक्लियस। क्या है बेटा, प्रॉक्सिमल टू द न्यूक्लियर एंड मैच्योरिंग फेस। मैच्योरिंग फेस का मतलब यहाँ पे बेटा होता क्या है, सुनो, इस तरफ से वेसिकल्स एंट्री करती है और ये वेसिकल्स ऐसे बाहर निकल आती है। जिधर से बाहर निकल के आती है बेटा वो मैच्योरिंग फेस है, और जिधर से एंट्री करती है वो बेटा क्या है, हमारी फॉर्मिंग फेस। ठीक है, यानी कि ये जो प्रॉक्सिमल टू न्यूक्लियस है यानी कि न्यूक्लियस के तरफ है, और जो डिस्टल है वो क्या है बेटा, हमारे न्यूक्लियस से दूर है। ठीक है, ट्रांसफेस सिस फेस, इसी को नाम कहते हैं बेटा। सिस फेस हमारा कॉन्वेक्स रूप में होता है, जबकि जो हमारे ट्रांस फेस होते हैं वो कैसे होता है बेटा, कॉन्केव। ऐसे ऐसे आप देख लो, ये कॉन्केव लेंस ऐसे वाला, फिर कॉन्वेक्स कैसे होता है, ऊपर की तरफ। तो ऐसे ही आपको बेटा स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, सेंट्रली अरेंज सिस्टर्न, ट्रांजिशन वेसिकल्स हैं जो बेटा एंट्री करेंगी और बाद में बेटा मैच्योर वेसिकल्स के रूप में बाहर आएंगी। इनका एक काम होता है बेटा पैकेजिंग ऑफ मटेरियल करना, जो कि हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स बनते हैं, जिसको आपने देखा अभी लाइसोसोम को जैसे क्या होता था बेटा, प्रोटीन बनती थी उसके गोल्गी बॉडी के अंदर एंट्री करती थी, और एंट्री करने के बाद क्या करती थी बेटा, एक पूरा आपका क्या करती है, वेसिकल्स का फॉर्मेशन करती थी। आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पे देखो फंक्शन की अगर बात करें तो बेटा यहाँ पे लिखा है साइट फॉर पैकेजिंग मटेरियल ड्यूरिंग सेल्स, साइट ऑफ प्रोटीन मॉडिफिकेशन, साइट फॉर फाइकोलिपिड एंड ग्लाइको प्रोटीन फॉर्मेशन। याद रखिए बेटा, होता क्या है बेटा, स्पीसीज वाले फेस से ट्रांस वाले फेस के अंदर ऐसे देखो चलता है, यहाँ से बेटा हमारी प्रोटीन निकली, कहाँ से, गोल्गी बॉडी इसके ऊपर होगा, और गोल्गी बॉडी के ऊपर क्या होंगे बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना के भेजेगा, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब प्रोटीन बना के भेजेगा तो वो गोल्गी के हमारे सिस फेस से एंट्री करेंगे, और जब एंट्री करेंगे और जब सेंट्रली हमारे कहाँ पे आएंगे बेटा, आपके सेंट्रली अरेंज हमारे सेंटर वाले पार्ट वाले सिस्टर में आएंगे, तो वहाँ पे बेटा उनका मॉडिफिकेशन होगा, जैसे प्रोटीन्स के साथ ग्लूकोज का जुड़ जाएगा। अब वो जब ग्लूकोज के साथ जुड़ के बेटा मैच्योरिंग वाले फेस यानी कि ट्रांस वाले फेस से बाहर निकलेगा, तो वो प्रोटीन
जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बन के निकला था वो प्रोटीन अब क्या बन चुका होगा बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन बन चुके होंगे। आगे देखते हैं बेटा हमारा अगला हमारा जो ऑर्गेनल्स है वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक को लेकर है तो अब करीब प्लांट सेल होती है, वो हमारा कहाँ पाया जाता है बेटा, प्लांट सेल में पाया जाता है, क्योंकि प्लांट सेल को अपना क्या होता है, हरा नीला पीला फूल खिलाना होता है। तो प्लास्टिड हमारे बेटा पिगमेंट कैरी करते हैं, इसलिए बेटा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। इसीलिए ये हमारे सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं बेटा, प्लांट सेल में पाए जाते हैं। एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होते हैं, क्योंकि अगर एनिमल सेल्स में ये प्रेजेंट हो जाए तो हम लोग भी एलियंस की तरह लाल पीले हरे नीले दिखाई देंगे। इनके अगर बेटा टाइप्स की बात करें तो ये हमारे 3 टाइप के अगर हम लोग देखते हैं तो बेटा हम लोग पढ़ना होता है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये जो टाइप है बेटा इनके बेस कलर की बेसिस पे है। सुन लीजिए, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग क्लोरोफिल दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। इनके पास एक पिगमेंट पाई जाती है क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस करवाती है और उसकी कलर कैसी होती है बेटा, ग्रीन होती है, इसलिए इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट येलो रेड ऑरेंज कलर कैरोटीन। एक कैरोटीन नाम की क्या करते हैं बेटा, ये पिगमेंट को कैरी करते हैं जो कि हमारी येलो ऑरेंज कलर की होती है, रेड कलर की होती है, यानी कि बेटा कलरफुल होती है। तो हम लोग इसको क्या नाम देते हैं बेटा, क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिक स्टोर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। याद रखिएगा बेटा, ये क्या होते हैं, जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं बेटा वो हमारे प्रोटीन फैट और आयल्स को क्या करते हैं बेटा, स्टोर करते हैं। अभी इसके टाइप आगे हम लोग देख रहे हैं। अब बात आती है बेटा फंक्शन को लेके। तो क्लोरोप्लास्ट का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो बेटा ये हमारा है स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट भी हमारा क्या होता है बेटा, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। तो ये देखिए आप, एक इनर मेम्ब्रेन है और एक आउटर मेम्ब्रेन है। उसके अंदर बेटा हम लोग क्या देखते हैं, इनके कुछ पार्ट देखते हैं, जिसमें हम लोग थैलाक्वाइड देख रहे हैं, थैलाक्वाइड और स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा का मतलब ये है बेटा जो उन दोनों मेम्ब्रेन के अंदर का जो पूरा पार्ट है वो क्या कहलाता है, हमारा स्ट्रोमा कहलाता है। ठीक है, इसमें बेटा कुछ हमारे स्टार्च ग्रेन क्या होते हैं, स्टोर्ड भी होते हैं। प्लास्टोग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं, राइबोसोम्स है, थैलाक्वाइड है, थैलाक्वाइड जो हमारी है वो बेटा ग्रेना बनाती है। आगे दिया होगा, नहीं दिया है, चलो यहाँ देखिएगा बेटा, इसमें ग्रेना, ग्रेनम का मतलब ये पूरा पार्ट। ठीक है, ये पूरा पार्ट आपका ग्रेनम है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थैलाक्वाइड मिलकर क्या कर रही है बेटा, एक ग्रेनम को बना रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा जैसे पाइल्स ऑफ कॉइन होते हैं, जैसे सिक्का रख लीजिए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो सिक्का जो है वो बेटा हमारा थैलाक्वाइड हो गया, और सिक्का से बना जो पार्ट यानी कि जो पूरी एक ढेर बनी एक सिक्के की, वो पूरी क्या कहलाई बेटा, हमारी ग्रेनम कहलाई। लेकिन ऐसे ही हमारी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है किसमें बेटा, हमारे क्लोरोप्लास्ट में। ऐसे देखो ये पूरा पार्ट हमारा ग्रेनम है और इसमें से एक एक जो बन रहा है वो क्या है बेटा, हमारा थैलाक्वाइड है। आगे चलते हैं बेटा अगले स्ट्रक्चर को लेके। अगला स्ट्रक्चर हमारा क्या बेटा, लाइसोसोम। लाइसोसोम को पढ़ने से पहले बेटा यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे भी आप याद कर लीजिए। ल्यूकोप्लास्ट हमारे बेटा 3 टाइप के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, प्रोटियोप्लास्ट और इलाइयोप्लास्ट। सुनिए, एमाइलोप्लास्ट ऐसे ल्यूकोप्लास्ट होते हैं जो हमारे कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं। प्रोटीनोप्लास्ट वो होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, हमारे प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं। और इलाइयोप्लास्ट ऐसे होते हैं जो हमारे क्या करते हैं बेटा, फैट को स्टोर करते हैं। ठीक है, आगे चलते बेटा लाइसोसोम को लेके। लाइसोसोम को लेके बात आती है तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स फॉर्म्ड इन गोल्स बॉडी। ये लाइसोसोम क्या है बेटा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन बनते कहाँ पे हैं, हमारे गोल्जी बॉडी में बनते हैं। कॉल्ड सोसाइटल बैग एज दे आर रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। आपको पता है बेटा, हमने बताया था कि जब इनका गोल्जी बॉडी में फॉर्मेशन हो रहा था तो कैसे हो रहा था, प्रोटीन बनते थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और उस प्रोटीन में क्या होता था बेटा, हमारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम स्टोर हो जाती थी और वही बना जाती थी क्या होता है, हमारी लाइसोसोम। याद रखिए बेटा, वो जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती है उसका काम क्या होता है, सुनिए। इस पूरे लाइसोसोम पे कंट्रोल किसका है, हमारे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसका है। न्यूक्लियस को जब ऐसा लगता है कि हमारे सेल्स का कोई एक पार्ट या कोई एक ऑर्गेनल्स काम नहीं कर रहा है, ऐसी स्थिति में क्या करता है वो, हमारे लाइसोसोम को बेटा तुरंत ऑर्डर देता है, कहता है भैया लाइसोसोम इस पार्ट को या इस ऑर्गेनल्स को तुरंत क्या करोगे, तुम मार दो।
और ये क्या करता है बेटा, तुरंत जाता है क्योंकि इसके पास लिपिड की बाइलेयर होती है, पूरा ग्लाइकोस्केलेटेड होता है अंदर बेटा, हमारी क्या है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तुरंत ये क्या करेगा, उसको अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में डालेगा और उस ऑर्गेनल्स को, क्योंकि एसिडिक नेचर बहुत ज़्यादा होती है तो वो क्या कर देगा बेटा, डाइजेस्ट कर देगा। इसीलिए देखो बेटा इसका फंक्शन क्या है बेटा, डाइजेस्ट लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड, यानी कि सभी को क्या कर सकता है बेटा, डाइजेस्ट कर सकता है क्योंकि इसके पास क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अगला जो हमारा ऑर्गेनल्स है बेटा वो क्या है, राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स का देखिए सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, एक चीज यहाँ पे, एक चीज और सुन लीजिए बेटा, कार्बन सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग उसको इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि कभी कभी जब सेल्स को लगता है कि हमारी सेल्स जो है वो बुढ़ी हो चुकी है, यानी कि अब वो अपना काम नहीं कर सकती, तो ऐसी स्थिति में हमारी फैन बंद हो गई बेटा। अब आवाज आपको बहुत अच्छी जा रही होगी, लेकिन अब मुझे गर्मी होना शुरू हो जाएगा। देखो ऐसा जब लगता है हमारी सेल्स को, मान लीजिए जिस सेल्स में लाइसोसोम प्रेजेंट है, उन सेल्स को ऐसा लगने लगा कि अब हमारी सेल्स बुढ़ी हो गई है, वो उतना काम नहीं कर पा रही जितना उसको काम करना चाहिए।